काला गोरा कुछ नहीं होता है। आदमी की पहचान तो उसके काम और उसके कर्म से होती है, लेकिन ये जालिम समाज ये कहाँ है मानने वाला। क्या है ये, बड़ी बहू क्यों हम लोगों के साथ रहती है? बेटे को कितनी बार बोला है अलग हो जा, लेकिन नहीं, यही रहना है मेरे सर पर। अरे क्या हो गया माँ जी, क्यों सुबह सुबह बीपी हाई कर रही हैं? ये लीजिए चाय पीजिए। तभी बड़ी बहू जो कि काली होती है वो हाथ में गर्म पानी लेकर आ जाती है। माँ जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। रिन्नी, माँ जी को चाय नुकसान कर रही है। माँ जी आप चाय मत पीजिए, रहने दीजिए। सास जो कि काली बहू की शक्ल से ही नफरत करती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे जहर दे दो, ये लड़की क्यों मेरे सामने आ जाती है? अरे कितनी बार बोला है ये काली कलुटी शक्ल लेकर सामने मत आया कर। बड़ी आई थी मुझे समझाने वाली, चाय मत दो। लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे ला दे, जल्दी से दे मुझे। चीनी डाली है ना अच्छे से? नहीं नहीं माँ जी, चीनी तो जहर है आपके लिए। अरे तू गई नहीं अभी तक? रख दवा यहीं पर और निकल यहाँ से, मनहूस कहीं की। बेचारी लता क्या करती, सास की दवाई और पानी टेबल पर रखकर चली जाती है। उसके जाने के बाद, सासू माँ आप लता दीदी को घर से बाहर मत निकालो, घर का सारा काम और रसोई करती है, कम से कम मैं आराम से आपका ख्याल तो रख पाती हूँ। अब हाँ ठीक है, नहीं निकालती। बस चल सर पर जरा तेल लगा दे, पता नहीं किस मुहूर्त में ये काली लड़की गले पड़ गई। सास चीनी वाली चाय पीकर सो जाती है। देवरानी सास को सोता देखकर बढ़िया सो गई, बड़बड़ तो इतनी करती है जैसे ऑल इंडिया रेडियो की अनाउंसर हो, सोते में भी खर्राटी, जैसे गाना नहीं बज रहा तो ब्रेक में ऐड ही चला दो। बहू की बात खत्म नहीं होती कि सास के खर्राटे और तेज हो जाते हैं। दीदी, ओ दीदी। हाँ रिन्नी, क्या बात है, माँ जी सो गई क्या? हाँ, लेकिन सोने से पहले बोल गई हैं कि मैं आपको बता दूं कि जब वे उठेंगी तो खाने में कढ़ी चावल और राजमा खाएंगी। ठीक है, तो मेरे लिए मसाला तैयार करवा दो, मैं खाना बना लूंगी। ये बोलकर लता किचन से चली जाती है। अच्छा, इतनी हिम्मत कल्लो की मुझे ऑर्डर दे रही है। रिन्नी जेठानी लता के कमरे में जाकर, दीदी आप तो किचन में खाना बनाकर फ्री हो जाती हो, लेकिन मैं नहीं। सासू माँ आपका तो चेहरा नहीं देखना चाहती और हर काम मुझसे करवाती रहती हैं। थक गई हूँ मैं, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अभी आप जो बोल के गई ना वो आप ही कर लेना। अरे पर मैं इतना सारा खाना अकेले नहीं बना पाऊंगी, मैं वही बनाऊंगी जो जल्दी बने, मुन्ने का पेपर भी तो है ना। ये बोलकर लता चली जाती है किचन में। खाना खाते वक्त, रिन्नी बहू आज तो मजा ही आ गया खाना खाकर। कुछ भी बोलो, काली कलूटी खाना अच्छा बना लेती है। लता सास के मुंह से तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। माँ जी, वो आज वक्त नहीं था ना, इसलिए कढ़ी नहीं बना पाई। अरे तो कढ़ी बनाने किसने कहा था? मुझे तो ये मूली की सब्जी ही मस्त लग रही है। लता रिन्नी की तरफ देखती है। तो कढ़ी खाने का मन तुम्हें था, सासू माँ का नाम लेकर तुम मुझसे काम करवाती हो। हाँ तो पता है ना, इस घर में तुम सिर्फ मेरी वजह से हो, वरना सासू माँ तो तुम्हें कब कब मार कर भगा देती। उन्हें तो तुम्हारी शक्ल से ही नफरत है। तभी जेठ आ जाते हैं। ये क्या बोल रही हो रिन्नी? तुम लता से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? कोई मेरी बीवी से ऐसे बात करे मुझे बर्दाश्त नहीं है। अरे अरे अरे, एक काली बीवी के लिए तू परिवार से लड़ाई कर रहा है? अरे सही तो कह रही थी वो। अरे तेरी बीवी है ही ऐसी काली कलूटी कहीं की। और तो और जेठ जी, मैंने क्या गलत बोला? सासू माँ तो जेठानी जी की शक्ल ही नहीं देखना चाहती है। वो तो न जाने उन्हें कब का घर से निकाल देती, लेकिन वो तो मैं हूँ जो इन्हें बचा कर रखती हूँ। क्या माँ तू लता को निकालने की सोच रही है? हाँ, मैं इस काली के साथ नहीं रह सकती हूँ। साफ बात है, वो तो भला हो रिन्नी का जो मुझे समझाकर रोक लेती है। लता सास की बात सुनकर रोने लगती है और कमरे में चली जाती है। ठीक है माँ, अगर लता को कोई पसंद नहीं करता है तो मैं भी इस घर में रहकर क्या करूँगा?
मैं कंपनी को बोल देता हूँ। मुझे अलग घर देने को वैसे भी तैयार थे। कब से लता को बोल रहा था चलने के लिए, लेकिन कहती थी माँ जी का ख्याल कौन रखेगा। अरे रिन्नी रखेगी, वही तो रखती है। वैसे भी ये लता मेरे किसी काम की नहीं है। हर जगह बहू कहने में मुझे कितनी शर्म महसूस होती है पता है। रिन्नी परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि लता चली गई तो उसका हाल बेहाल हो जाएगा। अब कैसी बात कर रही हैं सासू माँ, भाभी को क्यों भेज रही हैं? उन्हें यहीं रहने दीजिए ना। किसी का एहसान नहीं चाहिए, जा रहा हूँ मैं अपनी बीवी को लेकर। जेठ लता को घर से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन लता नहीं मानती। अरे क्या हो गया है लता, आत्मसम्मान नाम की चीज है भी कि नहीं तुम्हारे अंदर? कैसी बात कर रहे हैं आप? जानते तो हैं माँ जी को 75 बीमारी है। रिन्नी का बर्ताव माँ के लिए बस दिखावे का है। कल को मेरे पीछे कुछ हो जाता है तो जीवन भर का अफसोस रहेगा ना जी। खैर, काफ़ी बात होने के बाद तय होता है कि ऊपर के फ्लोर में लता रहेगी और नीचे रिन्नी के साथ सासू माँ। ना लता नीचे आएगी, ना ही किसी को ये बताएगी कि वो इस घर की बहू है। न जाने कैसी चिपकू है। रसोई तो मैंने अलग करवा दी, लेकिन घर नहीं कर रही है। न जाने क्या लालच है इसका। रिन्नी जा, खाने की तैयारी कर। आज से सारा खाना तुझे बनाना है। रिन्नी खाने के वक्त बस रोटी और चटनी रख देती है। हैं? ये क्या है? खाना कहाँ है? जो मिल रहा है खा लो। अच्छी खासी फ्री की नौकरानी मिली थी, उसे तो अलग कर दिया। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं किचन में सर फोड़ूं। सास समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। दोपहर को रिन्नी, ओ रिन्नी, दवाई तो दे दे। दवाई नहीं खाऊंगी तो मर ही जाऊंगी। रिन्नी सास की आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर देती है। बुढ़िया के सामने दवाई रखी है, लेकिन ना जी, मैं दूंगी तभी खाएगी। आज दे दूंगी तो रोज का नाटक लगा देगी। मैं इसकी बात ही नहीं सुनूंगी। ये बोलकर रिन्नी टीवी की आवाज़ तेज कर देती है। हाय रे, मुझे तो दवाई ना खाने के कारण चक्कर भी आने लगे। हे भगवान, मैं कहीं गिर ना जाऊं। मैं खुद ही खा लेती हूँ। सास दवाई लेने जाती है कि उसे चक्कर आ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि लता उन्हें पकड़ लेती है। माँ जी, क्या हुआ? दवाई नहीं खाई है क्या? लता तू, मैं बेटा बस खाने ही जा रही थी पर चक्कर आ गया। माँ, गर्म पानी से खानी होती है दवाई, और यहाँ तो पानी भी नहीं है। ये लीजिए, मैं दवाई लेकर आई हूँ और गर्म पानी भी। सास लता को गले लगा लेती है। क्या बोलूं मैं? अरे तेरे जैसी मन की साफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तू तो सबसे सुंदर है मेरी परी। सास ना होने की वजह से दिव्या ने अपने देवर की शादी करवाई थी और वो एक सास की तरह ही अपनी देवरानी का ख्याल रखा करती थी। उसे अच्छी बुरी चीज़ों से बचाया करती थी। दिव्या की देवरानी कविता को अपनी जिठानी की इतनी दखलंदाजी पसंद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन, कविता, कल माँ जी और ससुर जी की बरसी है, तो मुझे और तुम्हारे जेठ जी को पूजा में बैठना होगा। तो मैं क्या सोच रही थी कि जब तक हम पूजा में बैठे रहेंगे तब तक तुम माँ जी और ससुर जी के नाम का खाना अलग से निकाल कर रख देना, ठीक है? ठीक है दीदी, और कोई काम हो तो बता दीजिए। कविता काम करने के लिए मना तो नहीं करती, परंतु अगले दिन कविता कोई काम भी नहीं करती और सारा काम अकेली दिव्या करती है। अब दिव्या अपने सास ससुर के नाम का निकाला हुआ खाना कौवे को खिलाने की कोशिश करती है, पर कोई भी कौवा दिव्या के हाथ का खाना भी नहीं खाता। ये देखकर कविता की माँ कविता से कहती है, कविता बेटा, तू ना अपनी जेठानी से दूर रहना। तेरी जेठानी मुझे कुछ सही नहीं लगती। माँ, मुझे तो वैसे ही अपनी जेठानी पसंद नहीं है। मेरे सभी कामों में दखल अंदाजी देती है। वैसे आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने कुछ देखा है क्या? कविता बेटा, तूने देखा नहीं? जब तेरी जेठानी कौवे को खाना खिलाने गई तो एक भी कौवा नहीं आया। तू तो जानती है ना, मरे हुए लोगों का खाना कौवे को खिलाया जाता है, और अगर कौवा वो ना खाए तो अशुभ माना जाता है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कई बार मुझे भी ना अपनी जेठानी पर शक होता है कि कहीं वो भूत डायन तो नहीं है। हो सकता है बेटा, क्या पता तेरी जेठानी कोई जादू टोटका करना जानती हो।
कविता अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक वहाँ दिव्या आ जाती है। दिव्या को देखकर दोनों माँ बेटी चुप हो जाती हैं। अब सारा काम खत्म होने के बाद कविता की माँ तो वहाँ से चली जाती है, पर कविता के दिमाग में शक डाल कर जाती है। अब ऐसे ही एक दिन दिव्या मंत्र जपती हुई कविता के पास आती है और तभी टेबल पर रखा हुआ वास अचानक से कविता के पैर पर गिरकर टूट जाता है। कविता आराम से, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं जेठानी जी, मैं ठीक हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टेबल से वास अपने आप मेरे पैर पर कैसे गिर गया। उसे तो गिरना ही था, वो इतने किनारे पर जो रखा था, और तुम भी तो टेबल से टकराई थी ना। इतना बोलकर दिव्या कविता की चोट पर पट्टी करने लगती है, पर ये सब देखकर कविता का शक अपनी जेठानी पर और भी गहरा हो जाता है। माँ सही कह रही थी, ज़रूर जेठानी जी कोई डायन है, या फिर वो कोई जादू टोटका करना जानती है। ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। हो ना हो ज़रूर ये सब कुछ इन्होंने ही किया है। कविता, मैंने तुम्हारे पैरों में पट्टी कर दी है, अब तुम अपना ख्याल रखना। वैसे मैं तुमसे ये कहने आई थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम छत से कपड़े उतार लो, पर अब कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं खुद ही सारा काम कर लूँगी। इतना बोलकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से कविता घर का कोई काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए दिव्या अपने हाथों से अपने देवर के लिए खाना बनाती है। पर रात में खाना खाने के बाद सुबह तक दिव्या के देवर नितिन की भी तबीयत खराब हो जाती है। नितिन, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आखिर कल आपने ऐसा क्या खाया था जो आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई? आपने बाहर से कुछ खाया था क्या? नहीं, मैंने बाहर का कुछ नहीं खाया था। रात में जो खाना घर पे मिला था वही खाया। फिर पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी और घबराहट हो रही है। हो ना हो ये सब कुछ दीदी का ही किया है। वो डायन है, डायन। मेरी खुशी देखना ही नहीं चाहती, इसीलिए उन्होंने आपको निशाना बनाया है। कविता, ये सब तुम क्या कह रही हो? भाभी ऐसी नहीं है, वो तो हर समय भगवान की पूजा और घर के कामों में व्यस्त रहती है। अगर उन्हें मुझे नुकसान पहुंचाना ही होता तो कब का पहुंचा चुकी होती। क्या पता उस समय जेठानी जी को सही से जादू टोटका करना नहीं आता होगा, पर अब मुझे लगता है कि इन्होंने पूरी तरह से जादू टोना सीख लिया है। वो हमें कुछ करे इससे पहले हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। कविता, तुम ये सब कुछ इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? अब कविता नितिन को सारी घटनाएं बताती है जो कविता ने नोटिस की थी। कविता की बातें सुनकर अब ना चाहते हुए भी नितिन को अपनी बीवी की बातों पर विश्वास होने लगता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक ही घर में रहने के बाद भी नितिन और कविता दिव्या से बात नहीं करते। ऐसे ही एक दिन दिव्या को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और यही खुशखबरी देने के लिए दिव्या कविता के पास मिठाई लेकर जाती है। कविता, जल्दी से मुंह मीठा करो, बहुत जल्द तुम चाची बनने वाली हो। ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी, पर मुझे आपके हाथों का आप दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना। याद है ना, पिछली बार आपके हाथों का बनाया हुआ खाना खाने की वजह से नितिन जी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। तुम कहना क्या चाहती हो कविता? कुछ नहीं दीदी। दिव्या की बातों को नज़रअंदाज करके कविता वहाँ से चली जाती है। 1 महीने के बाद कविता को पता चलता है कि वो भी गर्भवती है और ये खुशखबरी कविता सबसे पहले अपनी माँ को सुनाती है। माँ, अब मैं भी माँ बनने वाली हूँ। बहुत जल्द तुम भी नानी बन जाओगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कविता, पर मेरी मान, बेटा तू वो घर छोड़ दे। जानती है ना, उस घर में तेरी डायन जिठानी है। मुझे डर है कल को कहीं वो डायन तुझे कुछ कर ना दे। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो डायन ना मेरी खुशियों से जलती है, कहीं मेरी खुशियों को नज़र ना लगा दे। अब कविता अपनी माँ की बातों में आकर जेठानी का घर छोड़कर कहीं और चली जाती है। दूसरी जगह जाने के बाद भी कविता की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब कविता अपनी माँ के साथ एक बाबा के पास जाती है। बच्चे, तुमने बिल्कुल सही किया, तुम सही समय पर यहाँ आ गई। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। तुम्हारी जेठानी काला जादू करती है और ये उसी के जादू का प्रभाव है। जब से तुमने वो घर खाली किया है तब से तुम्हारी तबीयत खराब रहने लगी है। बाबा, इसका कोई उपाय बताएं ताकि मेरी बेटी के सर से इसकी डायन जेठानी का काला साया हट जाए। ये भभूत रख लो, सुबह शाम दूध में डालकर पीना।
और ये जो इस काले कपड़े में राख है, इस राख को अपनी जेठानी के घर के बाहर दफना देना। इससे तुम्हारी जेठानी तुम पर जो भी काला जादू करेगी वो वहीं नष्ट हो जाएगा। अब कविता ढोंगी बाबा की बातों में आ जाती है और जैसा ढोंगी बाबा कहते हैं वो बिल्कुल वैसा ही करती है। कुछ ही हफ्तों में कविता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। कविता, मैंने तुम्हें दवाई दी थी, तुम उस दवाई के अलावा और कौन सी दवाई ले रही थी? देखो झूठ मत बोलना, हमने तुम्हारे कुछ टेस्ट किए हैं, तुम्हारे ब्लड और शरीर से हमें कुछ मिला है और इसी की वजह से तुम्हारा गर्भपात हुआ है। डॉक्टर, उस भभूत को लेने से मेरा गर्भपात कैसे हो सकता है? उससे तो मेरा बच्चा सेहतमंद पैदा होता। ये सब कुछ मेरी डायन जेठानी ने किया है। कविता, तुम किस ज़माने में जी रही हो? तुम्हारी जेठानी का इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम जिस भभूत को ले रही थी उसी की वजह से तुम्हारे बच्चे ने दम तोड़ा है। ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही और अंधविश्वास की वजह से हुआ है। और एक बात और, अब तुम कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बातें सुनकर कविता की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी उतरती है और कविता की माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कविता की ज़िंदगी खराब करने के पीछे उसकी माँ का ही हाथ था। बस इसी कारण बेचारी कविता कभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाती। अमिता और सुनीता आपस में देवरानी जेठानी होती हैं। शादी के कई साल बाद भी अमिता को कोई औलाद नहीं होती, लेकिन शादी के 1 साल में ही देवरानी सुनीता को एक प्यारा सा बेटा होता है। अरे सुनीता, तू तो सीधी है, क्या सारा दिन अपने बच्चे को उस अमिता की गोद में डाली रहती है? देखती नहीं खुद का बच्चा तो है नहीं। अरे कहीं तेरा बच्चा भी। कैसी बात कर रही है माँ जी? अभी उनकी शादी को भी तो सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। कई लोगों को तो 10-10 साल बाद भी बच्चे होते हैं। सास को सुनीता की बात अच्छी नहीं लगती। वो अमिता के पास जाती है। देख अमिता, घर का काम करा कर सुनीता का एक तो छोटा बच्चा, वो बेचारी घर को चिराग भी दे और सारा दिन किचन में खटती रहे और ऊपर से तू आराम करे। दीदी, खाने में क्या बनाना है दोपहर को? मैं किचन में जा रही हूँ। अरे नहीं, मैं हूँ ना, मैं खाना बना लूंगी। अरे खाना आप बनाएंगी तो मुन्ने को कौन पकड़ेगा? अरे तू पकड़ेगी, मैं पकड़ूंगी? भाई माँ ही तो मुन्ने को पकड़ती है। तू काम करे और ये मुन्ने के नाम पर आराम। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं माँ हूँ माना, लेकिन अमिता दीदी का प्यार भी कम नहीं है। सारा दिन भी नहीं खिलाएंगी तो रात को नींद नहीं आएंगी इन्हें। अरे तो दूसरे की औलाद तो दूसरे की होती है ना। ला अमिता, मुन्ने को मुझे दे दे। लेकिन जैसे ही मुन्ने को सास गोद में लेना चाहती है, वो उनके पास जाने से इनकार कर देता है। अरे काला जादू कर दिया है इसने, बच्चा किसी के पास आ ही नहीं रहा है। भाई माँ, इसे काला जादू नहीं प्यार कहते हैं, जो दीदी मुन्ने से करती हैं। अरे हाँ हाँ, हम तो दुश्मन है ना इसके, जो ये हमारे पास नहीं आ रहा है। अरे सगी दादी हूँ मैं, पूरी की पूरी कोठी इसी के नाम कर जाऊंगी। अब बोल, अब भी प्यार है क्या इससे? अमिता को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वैसे भी माँ जी, पूरे घर में यही एक चिराग है, तो आप इसे दे या ना दे, सारा कुछ इसी का है, चाहे वो मेरा भी क्यों ना हो। हाँ, अभी तो बड़ी जबान चल रही है, लेकिन जब घर पूरा इसके नाम होगा ना तब पता चलेगा। अमिता और सुनीता दोनों ही मिलजुल कर रहती थी, इसलिए सास की बात का दोनों को ही बुरा ना लगता। मिलजुल कर काम करती और हंस खेल कर रहती। अरे बेटी, तेरी दोनों भाभियों ने तो मुझे साइड कर रखा है। अरे दोनों में इतनी पड़ती है कि मुझे तो डर लग रहा है, कहीं एक दिन ये दोनों मेरी बात मानने से इनकार ही ना कर दे। अरे तो खेल खेलो और दोनों को अलग कर दो, इस पे कौन सा गणित लगाना है माँ? हाँ हाँ, ये तो है, चल देख लेती हूँ मैं। अगले दिन सास धीरे से एक लाल पेन लेकर मुन्ने के बदन में लगा देती है और लोगों को बुलाकर हंगामा करती है। अरे देखो देखो, ये क्या हो रहा है मुन्ने के शरीर में? अरे ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मैं अभी इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अरे ना दीदी, परेशान मत हो, मैं तैयार कर देती हूँ और कैब बुला लेती हूँ, बाद में ले जाइए आप इसे। अरे बेटा, तेरा है, वो क्यों ले जाएगी? वैसे भी ये डॉक्टर का नहीं, तांत्रिक का मसला है। किसी ने मुन्ने पर जादू करने की कोशिश की है, जिससे वो मुन्ने को मार ले। सुनीता ये सुनकर रोने लगती है। कौन मेरे मुन्ने को मारने की कोशिश करेगा माँ जी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सास अमिता की तरफ देखकर कहती है।
अरे वही जिसकी खुद की औलाद ना हो। कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? मैं क्यों मारूंगी अपने ही बच्चे को? वो तो मेरे बेटे जैसा है। अरे बेटे जैसा है, बेटा तो नहीं है ना। वैसे भी मैंने तांत्रिक को फोन कर दिया है। थोड़ी देर में वहां तांत्रिक आ जाता है। हे भगवान 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 भगवान, बच्चे की जान को खतरा है, खतरा है, खतरा है। इसके ऊपर किसी बांझ औरत ने काला जादू कर रखा है, रखा है, रखा है। लगता नहीं ये बच्चा कभी ठीक भी हो पाएगा, पाएगा, पाएगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अमिता दीदी, आप इतना गंदा सोचेंगे मुन्ने के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे कैसी बात कर रही हो सुनीता? मैंने तो मुन्ने को माँ से बढ़कर प्यार किया। ये सोचो भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन बेटे के प्यार में पागल सुनीता सास की जाल में फंस जाती है। दीदी, आज से आप और मैं अलग हैं। मेरी रसोई अलग, आपकी अलग। और आज के बाद मुन्ने को छूने की क्या, देखने की भी कोशिश मत करिएगा। अमिता सुनीता को समझाने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता। अगले रोज, ला सुनीता, मैं मुन्ने को नहला कर तैयार कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहला देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुन्ने को नहलाने लगी, पेन के निशान एक एक करके निकल गए। अरे माँ जी, ये तो किसी ने पेन से निशान बनाए थे। देखिए, जैसे ही मैंने मुन्ने को नहलाया, सारे निकल गए। अब अरे नहीं नहीं बहू, ये तो बाबा का कमाल है कि बच्चे के ऊपर से ये साया धुल गया। लेकिन ये क्या माँ जी, मुन्ना तो रोया ही जा रहा है, न खा रहा है, न दूध पी रहा है, बस चाची चाची कर रहा है। अरे इतनी जल्दी उसका भूत नहीं उतरेगा इसके सर से, मार मार कर खिला। जी माँ जी। लेकिन सुनीता का बेटा, जिसे अमिता से बेहद प्यार था, वो उसके पास जाने की जिद में ना खा रहा था, ना पी रहा था। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। हार कर एक दिन, माँ, दीदी दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो मायके चली गई है क्या? अरे क्या पता कहाँ गई, रुक बड़कू से पूछती हूँ। ए अमिता कहाँ है? माँ जल्दी पता करिए ना, दीदी कहाँ है? मुन्ने की हालत दीदी के लिए खराब होती जा रही है। सुनीता मुन्ने को लेकर नीचे अमिता के पास जाती है। अमिता बिस्तर पर पड़ी होती है। वो कमजोर सी दिखती है। बड़ी आराम से सो रही हैं आप, यहाँ मुन्ने की तबीयत खराब हो रही है। वो जैसे ही अमिता को छूती है, अरे दीदी, ये क्या हो गया? आपकी तबीयत तो काफी खराब है। मुन्ने के बिना मैं नहीं रह सकती सुनीता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं कसम खा कर कहती हूँ, मैंने मुन्ने को मारने की ऐसी कोई कोशिश नहीं की। मैं तो खुद मुन्ने के बिना मर जाऊंगी। मुन्ना आप ही का तो है दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। ये पकड़िए अपना बेटा।